जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा के मॉक टेस्ट की निरंतर सीरीज चल रही है, आप लोग सभी लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है और आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर हम हिंदी भाषा का जो टेस्ट लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को आपको दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रैक और वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। PDF आदि सारी की सारी जो है वहां पर मिलती रहती हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताएं। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1। साहित्यक पुस्तकों की जो भाषा है वो मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें, किस भाषा को देसी हिंदुस्तानी कहा है ग्रियर्सन साहब ने? तो किसे कहा है? जल्दी कमेंट में 1 2 3 आप लिखते जाएं। खड़ी बोली हो जाएगा विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा? प्रश्न जरा अच्छे से पढ़ लें। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। विकल्प नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख करके बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा? जल्दी से लिखें। क्वेश्चन थोड़ी सा कठिन है लेकिन आपने पढ़ा है दोस्तों, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 वाक्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी से लिखें कमेंट में। तो 1 2 3 जल्दी से लिखते जाएं जी, विकल्प लिखते जाएं। विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मागधी अपभ्रंश से बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं का जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? जल्दी से कमेंट में लिखें। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1, मगही जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, कुछ लोग गलत जरूर करवाते हैं लेकिन उत्तर इसका सही क्या है? विकल्प नंबर 2, वर्ण। वर्ण जो होती है, वर्ण जो होता है वो भाषा की लघुत्तम इकाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जल्दी से लिखें कमेंट में, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो 4 विकल्प में से अयोगवाह वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अम और आहा। इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सा, सा, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जल्दी से लिखें। ये व्यंजन आप पढ़ते होंगे, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कमेंट में लिख दिया आपने। जहां जल्दी से लिखते जाएं और भी सही बता रहे हैं आप लोग। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट में लिखें। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, आपने वर्ग के जो 5-5 अक्षर होते हैं हर वर्ग में वो पढ़े होंगे। अब द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा महाप्राण। 1 3 और 5 ये कहलाते हैं अर्ध प्राण और द्वितीय और चतुर्थ कहलाते हैं महाप्राण। इनको आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जल्दी से लिखें कमेंट में उत्तर इसका सही क्या होगा? जल्दी जल्दी लिखते जाएं। 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखना है। उत्तर होगा तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। जल्दी से। नेक्स्ट है, तत् धनमय बराबर क्या होगा? तन्मय। कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताएं। आपने संधि तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कमेंट में लिखें, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा संधि। तत् धनमय, तन्मय कौन सी संधि होगी? उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम धन आस समास में बराबर समास हो जाएगा में कौन सी संधि होगी? जल्दी से लिखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से लिखते जाएं। बहुत सारे लोगों का सही उत्तर आ रहा है। उत्तर इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है मुनींद्र में कौन सी संधि होगी। तो आपको कमेंट में लिखना है मुनींद्र में कौन सी संधि होगी। तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मुनींद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि में कौन सी संधि है। जल्दी से लिखें, सप्तऋषि में आपको बताना है कौन सी संधि है। हाँ, जल्दी से लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें सप्तऋषि में। अगला हमारा क्वेश्चन है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, 4 में से एक का चयन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 निरोग का संधि विच्छेद होगा निह धन रोग बराबर निरोग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आएंगे। जल्दी से लिखें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जामों में, तो आपने पढ़े होंगे। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 2 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको क्या देखना है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हैं एक दूसरे के विपरीत हैं वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आनंद मग्न में कौन सा समास है। जल्दी से लिखें कमेंट में। यहाँ पर आपने देखा सबसे हमने भाषा से प्रश्न लिए, वर्णमाला से लिए, संधि, फिर उसके बाद समास आ गया। अब समास में से आपको क्वेश्चन बताना आनंद मग्न में कौन सा समास है। उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास के सामासिक पदों में विभक्ति से अलग होने का लोप होता है। तो किस समास में होता है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है दोस्तों आपके लिए, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आपने समास पढ़े होंगे, परिभाषा भी पढ़ी होगी, कमेंट में भी लिखते जाएं, है ना। सभी लोग लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा और उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 3 अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास का होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जल्दी से लिखें, सभी लोग जानते हैं, सभी पे बनता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से लिखें। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची होता है इसका पहला पद। नेक्स्ट है औ उपसर्ग का अर्थ बताइए। औ उस उपसर्ग का अर्थ बताना। अब आपने संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़े होंगे, हिंदी के पढ़े होंगे, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े होंगे। इन उपसर्गों में से अब जो पैटर्न है प्रश्नों वो आने का वो यही है। अब इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि अ उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो आपने उत्तर लिख लिया है। हाँ, उत्तर हो जाएगा अ उपसर्ग का अर्थ है हीन। अब आपको उपसर्ग के जो है अर्थ भी याद करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, हिंदी का उपसर्ग भी यहाँ पर बताना है। 4 में से आपने उपसर्ग आपने पढ़े होंगे। आपको 22 उपसर्ग संस्कृत की याद करना है, 13 हिंदी की याद करना है। ठीक है, उर्दू के अलग अलग करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अन जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जल्दी से कमेंट में लिखें, उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है। 4 विकल्प में से एक का उत्तर आपको लिखना है। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। उत्तर सही हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 ना समझ में जो है उर्दू उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है बेशब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। जल्दी से लिखें, 4 विकल्प में से आपको एक चयन करना है, उसमें भी आपको 1 2 3 4 उत्तर लिखकर बताना है। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1 कृत प्रत्यय हो जाएगा, जो मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जल्दी से लिखें, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3 धनिक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आप प्रत्यय पढ़ेंगे अच्छे से तो प्रत्यय जब हम इनका विच्छेद करेंगे
तो उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए जिनको हम अलग अलग करके पहचानते हैं कि किसमें प्रत्यय है कि नहीं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए, कई बार भी पूछा गया है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, 4 में से इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 प्रति, जो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति का सही इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। जल्दी से लिखें, लिखते जाएं कमेंट में 1 2 3 4 आपको बताना है। जो लोग बहुत अच्छा, कुछ लोग सही बता रहे हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी से लिखें। तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, ये सारे के सारे शब्द आपने पढ़े हैं। तो तत्सम शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो रोशनी यहाँ पर लिखा है कि तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, जल्दी से आपको लिखना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 संयम, जो लिखा है कि तद्भव शब्द है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें। संज्ञा सर्वनाम आपने सभी ने पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर आपको बताना है, तो 4 विकल्प में से एक का उत्तर बताना है। उत्तर सही हो जाएगा इसका 5। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिठास में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताएं कौन सी संज्ञा है मिठास में। जल्दी से 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मिठास में जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, जल्दी से कमेंट में लिखें। जैसे हम मान के चलें टेबल है, वॉच है, इस प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है हमेशा, तो कौन सी होती है, जल्दी से लिखें। आपने पढ़ी होंगी, परिभाषाएं पढ़ी होंगी, नियम पढ़े होंगे। उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जब हम टेबल की बात करते हैं तो पूरी टेबल की जाति का यहाँ पर वो लिया जाता है। घड़ी की बात करती है तो पूरी घड़ी जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, जल्दी से 4 कमेंट हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम आपने पढ़े होंगे 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं ये भी आपको पढ़ना है। उत्तर हो जाएगा 3, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा में सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा। जल्दी से लिखें कमेंट में, बहुत सारे लोग सही उत्तर बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद भी यहाँ पर बताना है। अभी हमने सर्वनाम के भेद पढ़े, संज्ञा के भेद पढ़े, अब विशेषण के भी भेद बताना है। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के, 4 भेद होते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चनों के उत्तर यहाँ पर आप सभी ने दिए हैं। बहुत अच्छा लगा और आप सभी ने बहुत सारे उत्तर सही किए हैं। जरा हमें भी आप बता दें कि कितने उत्तर आपने सही किए हैं, ताकि हम भी आपको धन्यवाद दे सकें, आपके लिए प्रोत्साहन कर सकें कि हाँ आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे प्रोत्साहन के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हम इसी तरह से निरंतर आपको टेस्ट सीरीज का वीडियो लाते रहें, ताकि आपकी जो तैयारी है और जो है पूर्ण रूप से हो और आप परीक्षाओं में सफल हों, अच्छे अच्छे नंबर लाके दोस्तों आपका सिलेक्शन हो। इसी भावना के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।